प्रजातियां हैं गाय की, और ऐसी ऐसी प्रजातियां हैं जिनका अपने ही इलाके में बहुत बड़ा एक योगदान होता है। जैसे राजस्थान में जो लोग रहते हैं वो जानते हैं उनके वहां थार पार कर गाय होती है। थार पार कर यानी वो गाय जो है वो थार का जो रेगिस्तान है उसको पूरे को पार कर जाती है। आप कभी जर्सी और हॉल्स्टीन की फ्रीजियन को, जिनका स्वामी जी ने नाम लिया, 1 किलोमीटर चला के देखिए, आपको पता चल जाएगा क्या मतलब है। और हमारी ये मानसिकता में है कि हमारे देश में गाय जो है बिल्कुल निकम्मी है, बैकवर्ड है, सब स्टैंडर्ड है। हम ये सोचते हैं गाय हमारी माता है, लेकिन जब घर में किसी का देहांत हो जाता है तभी हमें गाय की याद आती है कि वो माता का रोल है उसका। नहीं तो हम सोचते हैं कि गाय 500 ग्राम, 1 लीटर, 1.5 लीटर दूध देती है, ये किसी काम की नहीं है, तभी ये सड़कों पे घूमती है। आपको हैरानगी होगी, मैं भी सोचता था ये क्या बात है कि जिस गाय को हमारे देश के इतिहास में इतना माना जाता था, इतने राजे उसके, हमारे महाराजा राजा इतने उस पर गर्व करते थे, वो आजादी के बाद क्या हुआ कि सडनली गाय जो है वो इतनी बेकार हो गई। एक अभी हाल में एक स्टडी आई है जो मैं आपसे शेयर करूंगा। FAO, यूनाइटेड नेशंस की FAO की रिपोर्ट है वो। उसने ये बताया कि ब्राजील, जो कि हमारे से दुनिया का आधा रास्ता है, ब्राजील हैज बिकम द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ इंडियन ब्रीड्स ऑफ काउज। यानी ब्राजील जो है वो भारत की जो नस्लें हैं उनका सबसे बड़ा निर्यातक दुनिया में बन गया है। और ऐसा क्यों? उनके पास 4 ऐसी नस्लें हैं जो जर्सी और हॉल्स्टीन फ्रीजियन के बराबर दूध देती हैं, और एक नस्ल ऐसी है जो जर्सी से भी ज्यादा दूध देती है। यानी अगर हमने अपनी ही गाय माता पर काम किया होता, उस पर हमने मेहनत की होती, तो आज हमारी गाय सड़कों पर नहीं होती। हमारी गाय जो है, जिसको हम वाकई ही कहते हैं गाय हमारी माता है, उसका वो रूप होता। लेकिन हमने अपनी गाय को नहीं सोचा, किसी काम की नहीं है, ये गाय ही नहीं है। अगर आप सारी खेती देखिए तो आपको नजर आएगा कि जैसे स्वामी जी कह रहे थे, हर एक चीज जो है हमें शर्म आती है कि हमारे देश में ये पाई जाती है। आपकी प्रजातियां हो पौधों की तो हम बाहर से लेके आते हैं। IR8 हो, IR20 हो, PR1601, जो भी किस्में हैं ये गेहूं और धान की, ये बाहर से आती हैं। आपको शर्म आती है कि हमारी किस्में किसी काम की नहीं है। आपके जो केंचुआ है, आपको उसकी भी शर्म आती है कि ये भी हमारी जमीन में क्यों है। आज हमारे देश में, पहले तो हमने विदेशी खाद लाके, केमिकल फर्टिलाइजर लाके जब हमने उसका इस्तेमाल किया तो पहला जो कैजुअलिटी हुई वो केंचुआ मर गया। केंचुआ जब मरता है तो ये सामने आपकी आंखों से नजर आता है। मैं सोचा करता था कि हमारे वैज्ञानिक देश के ये क्यों नहीं देखते कि केंचुआ का भी कोई रोल है खेती में। सदियों से हमारे देश में केंचुआ जो है खेती में योगदान नहीं देते आए, लेकिन आज सडनली पढ़ाई में जब हम बड़े बड़े बाहर की यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए तो हमें लगा केंचुआ किसी काम का नहीं है। 40 साल हरित क्रांति को हो गए, हमने अपने केंचुए को बर्बाद कर दिया। अब हम एक वर्मी कंपोस्ट लेके आए हैं, वो क्या है? केंचुए की खाद। 40 साल बाद हमने समझा कि केंचुए की खाद की जरूरत होती है। और आपको अफसोस होगा ये जान के कि उस केंचुए की खाद में हम भारत का केंचुआ नहीं इस्तेमाल करते। हम अफ्रीका से केंचुआ लाते हैं, या हम फिलीपीन से केंचुआ लाते हैं, या हम चीन से लाते हैं। हमारे देश का केंचुआ भी निकम्मा है। और ये केंचुआ ही नहीं है, बकरी की नस्लें देख लीजिए तो हमारी बकरी की नस्लें सब बेकार हैं। हम बाहर से बकरी लाके उसको क्रॉस करते हैं। भेड़ की नस्लें देख लीजिए तो हम भेड़ की नस्लें बाहर से लाते हैं। ऑस्ट्रेलिया से हम मेरिनो लेके आए, हमने सारी भेड़ें क्रॉस कर दी। हमारी अपनी जो उसकी नस्लें थी वो लुप्त हो गई। ऊंट देख लीजिए तो ऊंट हमें पसंद नहीं है, हम बाहर से रेगिस्तान से ऊंट लेके आए, हमने अपने ऊंट को क्रॉस किया। हमारे घोड़े हमें पसंद नहीं आए, हमने पर्शिया से घोड़े लाए, हमने अपने घोड़ों को क्रॉस किया। हमें खरगोश पसंद नहीं आए, हमने खरगोश भी बाहर से लाए, खरगोश भी क्रॉस किए। और तो और आपको जान के चंबा होगा कि हमारे देश में हमको अपना गधा भी पसंद नहीं। अब हम गधा भी बाहर से लाके अपने गधे को क्रॉस कर रहे हैं ताकि उसकी नस्ल को भी हम इंप्रूव करें। ये क्या हो गया है इस देश को? क्यों हम अपनी ही जो हमारे पास संपत्ति है, जो जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी है, उसी पे हमें शर्म आती। और ये मत सोचिए कि ये पौधों तक सीमित था या ये जानवरों तक सीमित था। अब आदमी की बारी भी आ गई है। एक अभी हाल में अध्ययन हुआ बॉम्बे में, उसमें बताया गया
कि पिछले 11 साल पहले हमारे देश के जो अमीर लोग हैं उनको, जैसे स्वामी जी ने कहा, गोरी चमड़ी से बहुत लगाव आ गया, उनको अब अपने देश की बहू और बेटियां जो हैं, अपनी बेटियां और लड़कियां जो हैं, अब बहुएं नहीं अच्छी लगती वो। यानी उसमें पाया गया कि 10% फैमिलीज जो थी उनकी जो बहुएं थी वो बाहर से आ रही थी। और 2005 में उस स्टडी में पाया गया कि 26%, 10% से बढ़ के अब 26% लोगों की बहुएं जो है वो बाहर से आ रही हैं। हमें अपने बहनों और भाइयों पर भी अब शर्म आने लग पड़ी है। ये कैसा देश है? ये देश इसलिए ये है कि हमने जो संपदा जो हमारी खेती की है उसको हमने कभी समझा नहीं, जो गांव की परिभाषा है उसको हमने कभी सोचने की कोशिश नहीं की। और देखिए हम क्या करने जा रहे हैं। ये कहा जाता है कि गांव में हमारा देश जो है उसका गांव में जीवन है और गांव के जो लोग हैं वो संपन्न है और उनको हमें खेती करके उनको निकालना है बाहर। ये सब आप बातें सुनते आए हैं। 40 साल आज हरित क्रांति के हो गए हैं। आपको ये जान के हैरानी होगी कि हमारे भारत का जो एक औसतन किसान है उसकी आमदनी क्या है। 40 साल हमने उसको कहा कि तुम केमिकल फर्टिलाइजर डालो, फिर तुम पेस्टिसाइड डालो, तुम ये उन्नत किस्म में इस्तेमाल करो, तुम ट्रैक्टर का इस्तेमाल करो, ये सब कुछ हमने उससे करवाया। लेकिन आपको ये जान के हैरानगी होगी कि हमारे देश की औसतन किसान की जो मासिक आय है, जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने आंकी है, 2115 रुपए। बहुत से लोग इस कक्ष में ऐसे होंगे जिनके पास जो सुबह माई साफ करने आती है, बर्तन या घर का पोछा लगानी आती है, वो 2000 रुपए ले जाती है 1 घंटा काम करने के। हमारे देश का किसान पांच मेंबर अपनी फैमिली के महीने भर काम करता है तो उसकी इनकम कितनी है? 2000 रुपए। क्या इस देश को शर्म नहीं आनी चाहिए? अगर 2000 उसकी मासिक आय है तो बताइए किसान खेती में क्यों खेती करेगा? वो किसान खेती छोड़ के शहरों में क्यों नहीं आएगा? ये सारी सोच ये है कि किसान को खेती से बाहर निकाला जाए और उसको शहरों में धकेला जाए। ये अभी हाल में वर्ल्ड बैंक ने भी ये मान लिया है कि भारत को लोगों को गांव से निकालकर शहरों की तरफ लाना पड़ेगा। स्वामी जी आपके ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है। आप तो गांव के स्वावलंबन की बात कर रहे हैं, यहां तो गांव खाली कराने की बात हो रही है। हमारे प्रधानमंत्री, हमारे वित्त मंत्री हमें कहते आए हैं कि देश में सिर्फ 20% किसानों की जरूरत है, बाकी किसानों की जरूरत नहीं है। यानी क्या होगा उन किसानों का? वो शायद ये कहते हैं कि जो बाकी 80% किसान है वो सारे के सारे एक साथ मर जाएं या उनको मार दिया जाए। और वैसे षड्यंत्र भी चल रहे हैं, वैसे व्यवस्थाएं बना दी हैं उन्होंने कि शायद या तो ये मर जाएं या मार दिए जाएं, लेकिन हम इनको न मारने देंगे और न मरने देंगे। जो ऐसे षड्यंत्र रचने वाले हैं शायद वो ही हट जाएंगे। बिल्कुल स्वामी जी, हमें यही आशा है। आज जब हम जिस क्रॉस रोड पे खड़े हैं वो हमें समझने की जरूरत है क्या हो रहा है। आज दुनिया की नीतियां अगर हम देख लें पिछले 40 साल की, 50 साल की, और आज की जिस तरीके से घटनाक्रम चल रहा है बहुत स्पष्ट है। अमेरिका में मैंने एक स्टडी की 2004 में, मैंने अमेरिका में पाया कि उनके पास 9 लाख किसान रह गए थे। 2006 में स्टडी की तो मैंने पाया कि उनके पास सिर्फ 7 लाख किसान खेती में रह गए। 30 करोड़ जनसंख्या है, 7 लाख किसान खेती में रह गए। और देखिए विडंबना अमेरिका की कि 70 लाख लोग किसी भी समय उनके जेल में होते हैं, बेल पे होते हैं या पैरोल पे होते हैं, और सिर्फ 7 लाख लोग खेती करते हैं। अब बाकी खेती जो है वो बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन, बड़ी बड़ी मशीनें करती हैं। हमारे देश में 60 करोड़ किसान है, परिवार को हम मिला लें। दुनिया का हर चौथा किसान भारत में पाया जाता है। और अमेरिका का जो मॉडल है वो हम भारत में लेके आ रहे हैं। यानी अमेरिका ने किसानों को खत्म कर दिया तो हम भी चाहते हैं कि हम भी अपने किसानों को खत्म कर दें। यह मानसिकता में है कि किसान जब तक रहेंगे देश की तरक्की नहीं हो सकती, ये कहा जाता है। और इसलिए हमारे देश के इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि किसानों को खेती से निकाला जाए, शहरों में चाहे वो रिक्शा चलाएं, चाहे वो मजदूरी करें, लेकिन खेती में इनका कोई तरीका नहीं है, कोई उपाय नहीं है इनका। और जब गांव खाली हो जाएंगे हमारे तो आप समझेंगे इस देश का क्या हाल होगा। लेकिन उस पर हम अभी आते हैं। दुनिया में अगर हम देखें, नाप तोल करें, तो आपके हमारे देश के किसान की, हमारे गांव के जो लोग हैं असली, उनकी अगर हम तुलना करते हैं तो मेरे को कभी अमेरिका के किसान से तुलना करने की जरूरत नहीं पड़ी है। अगर आप उनको अमेरिका की गाय के साथ देखें तो आपको समझ आ जाएगा कि हमारा किसान कहां पर है। अमेरिका में जब आप एक गाय रखते हैं तो उसको जो आप उसको भोजन खिलाते हैं, जो उसको फीड खिलाते हैं, उसके